गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट साइंस। और आज हम लेके आए हैं क्लास +2 चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कहें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसी टॉपिक में से आती हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? टू फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ एनी क्यूबिक यूनिट सेल, कि किसी क्यूबिक यूनिट सेल की हम डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। डेंसिटी जिसे हम घनत्व बोलते हैं। तो यहां में आपको इसका जो फॉर्मूला यूज होना है, फॉर्मूला है ρ = z/m/n0 इसकी डेरिवेशन पहले बता रहा हूं, क्योंकि जब आपको डेरिवेशन पता होगी तो आप इसे अप्लाई ढंग से कर पाएंगे। तो इसकी डेरिवेशन, ये फॉर्मूला कैसे निकला पहले वो, और फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है मैं वो सिखाऊंगा। शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। ध्यान से देखिएगा। टू फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ एनी क्यूबिक यूनिट सेल, तो हम जानते हैं डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे ये मार्कर है तो इस मार्कर की डेंसिटी क्या होगी? मास ऑफ मार्कर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मार्कर। तो इसी तरह से क्यूबिक यूनिट सेल है, यदि उसकी डेंसिटी की बात है तो डेंसिटी ऑफ एनी क्यूबिक यूनिट सेल, डेंसिटी को हम रो सिंबल से यूज करते हैं। रो कैसे होता है ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ एनी क्यूबिक यूनिट सेल रो इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। सपोज मैंने इस इक्वेशन का नंबर 1 कर दिया। अब मैं इस वन इक्वेशन में, दिस इज न्यूमिनेटर दिस इज डिनोमिनेटर, यदि मैं इन दोनों को फार्मूला निकाल लेता हूं और उस फार्मूले को यहां पुट अप करता हूं तो मेरे पास किसका फार्मूला आ जाता है? डेंसिटी का। तो मैं ये दोनों निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एज इंटू एज, ठीक है। तो सपोज हमने क्या एज्यूम किया? सपोज एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हमने एज्यूम की ए, ठीक है। अभी बात हम करेंगे कि इसका यूनिट क्या है, पिकोमीटर, सेंटीमीटर, नॉस्टन क्या है, उसे बाद में बात करेंगे। हमने एज्यूम किया सपोज एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? ए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या आ जाएगा? ए क्यूब। दिस इज सेकंड इक्वेशन, यानी कि ये चीज पता चल चुकी है। अब हमें ऊपर वाला पता लगाना है, मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड ए बी पार्ट, टू फाइंड आउट मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब याद कीजिए, मैंने परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का टॉपिक बताया था। मैंने उसमें आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट क्यूबिक यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल, कि उसके अंदर जितने पार्टिकल्स रखे जा पा रहे हैं और उसको हम क्या करते थे? वन पार्टिकल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते थे। अब यहां पर है मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, फॉर्मूला वही, सिर्फ वहां वॉल्यूम की जगह मास आ जाएगा। तो मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा? नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन दैट क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम जेड से डिनोट करते थे। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा है, जेड जिसे रैंक भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल। इसे थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन के अंदर ये जेड तो हमें पता है, सिंपल क्यूबिक के लिए जेड वैल्यू 1 होती है, फेस सेंटर्ड के लिए जेड वैल्यू 4 होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी के लिए, और बीसीसी के लिए जेड वैल्यू 2 होती है। लेकिन ये नहीं पता है मास ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे। पहले आपने बच्चे +1 के अंदर मोल कंसेप्ट पढ़ा। हम जानते हैं 1 मोल की वैल्यू क्या है? 6.022। 1 मोल की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब यदि 1 मोल एलिमेंट का था तो किसके बराबर था? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। कंपाउंड या गैस का था तो वहां मॉलिक्यूल्स। और अगली चीज क्या होती थी? 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट या मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 कांस्टेंट पार्टिकल, यानी कि एटम्स का मास, वो किसके बराबर होता था? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, क्लियर। और ग्राम एटॉमिक मास आप जानते हैं, एटॉमिक मास इन ग्राम्स। और कंपाउंड के केस में या गैस के केस में वही सेम चीज, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 कांस्टेंट पार्टिकल, वो किसके बराबर होता था? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्लियर। याद आया आपने? +1 में आपने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेशन इन ग्राम्स। लेकिन हम जानते हैं ग्राम एटॉमिक मास है चाहे ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, उसे जनरल नेम मोलर मास से डिनोट करते हैं। इसे जनरल नेम मोलर मास भी बोलते हैं। मोलर मास जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये सब आपने +1 में पढ़ा। तो मैं उसी चीज को उठा रहा हूं। मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। अब मैंने एनी सब्सटेंस पर लिखा है, यहां एलिमेंट भी आ गया, कंपाउंड भी आ गया, गैस भी आ गया, इज इक्वल टू मोलर मास। क्योंकि जब हमने यहां मेंशन ही नहीं करा कि वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या गैस है,
तो हर एक के लिए कॉमन टर्म क्या है, मोलर मास, तो इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास को कैपिटल एन से शो करा ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यूनिटरी मेथड लगाया कि इतने पार्टिकल्स का मास मोलर मास के बराबर है, तो वन कांस्टेंट पार्टिकल का मास क्या होगा, ये चीज नीचे जाके डिवाइड में आ जाएगी, तो m अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। और साथ ही साथ हम ये जानते हैं ये नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस हमने पढ़ा दिस नंबर इज कॉल्ड अवोगाद्रो नंबर। क्या होते हैं इसे, अवोगाद्रो नंबर, और अवोगाद्रो नंबर को n0 से डिनोट करते हैं। तो यानी कि मास ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस कितना आ गया, m अपॉन n0। अब हम जरा ध्यान दें कि यदि मैं इस वैल्यू को उठाता हूं और इस थर्ड इक्वेशन में यहां पर पुट अप करता हूं, तो मेरे पास क्या निकल आएगा, मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो मैंने क्या करा, पुट वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठाई है इन थर्ड इक्वेशन। तो मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल कितना है, m अपॉन n0, तो z इंटू m अपॉन n0। ये क्या गया है, क्यूबिक यूनिट सेल का मास। अब हम अपने उस फॉर्मूले पे आते हैं। डेंसिटी निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए थी, मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हमने यहां सेकंड इक्वेशन में निकाल लिया, मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हमने यहां फोर्थ इक्वेशन में निकाल लिया। अब यदि मैं इन दोनों वैल्यूज को उठाता हूं और मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं, देन वी विल गेट द फार्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी क्यूबिक यूनिट सेल। सो पुट वैल्यूज ऑफ सेकंड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, z इंटू एम अपॉन n0, और साथ में क्या आ गया, अपॉन में क्या आ गया, a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल a क्यूब। तो फार्मूला क्या है डेंसिटी का, रो इज इक्वल टू z इंटू एम अपॉन n0 इंटू a क्यूब। दिस इज द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर, कोई डाउट? ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे इस फार्मूले को अप्लाई करते समय हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान देना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल एंड देयर टर्म्स। क्लियर, अब हमारा नेक्स्ट ये है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड रिलेटेड टू डेंसिटी ऑफ एनी क्यूबिक यूनिट सेल। कि हमने अभी क्यूबिक यूनिट सेल का फार्मूला बताया था कि वी नो रो क्या था, z इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू n0। अब हम बात करें कि इस फार्मूले को अप्लाई करते समय किन किन कंडीशंस को देखना है, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या यूनिट्स होने चाहिए, ये सब ध्यान रखना है, तभी हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के आंसर्स बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के। फर्स्ट पॉइंट, द यूनिट ऑफ रो क्या है, डेंसिटी। द यूनिट ऑफ रो शुड बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर मिलीलीटर। कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर डेंस का यूनिट या तो फाइंड आउट करना आ जाए या गिवन यूनिट, दोनों ही क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर मिलीलीटर होना चाहिए। इन केस यदि यही यूनिट है तो वेल एंड गुड, इन केस यदि इसके अलावा कुछ और यूनिट है, बाई चांस यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो हमें उसे इसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन फैक्टर माइंड में रहना चाहिए कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब is equal to 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट मींस यदि डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है तो हम उसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड थिंग, द वैल्यू ऑफ z। हम जानते हैं z क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। दिस इज आल्सो कॉल्ड रैंक ऑफ एनी क्यूबिक यूनिट सेल। द वैल्यू ऑफ z डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। यानी कि रो मैंने बता दिया है, अब हम z की बात कर रहे हैं। तो z की वैल्यू क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल के नेचर पे डिपेंड करती है। कई बार क्वेश्चन में यूनिट सेल की टाइप बता रखी होती है, जैसे सपोज करो क्वेश्चन मेंशन आ गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो z वैल्यू क्या लेनी है, 1। फेस सेंटर यूनिट सेल या HCT, हेक्सागोनल क्लोज स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ आ जाए तो z वैल्यू 4 लेनी है। फॉर BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो z वैल्यू 2। यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। इन केस ऑफ सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, these 3 compounds or the similar type of compound of cesium, they are having BCC structure। तो इनमें क्या है, BCC स्ट्रक्चर है, तो BCC है, Z होना कितना चाहिए, 2, लेकिन यहां एक्सेप्शन है, Z क्या लेना है, 1। क्लियर, नेक्स्ट। अब बात आती है M।
अच्छा, इसके एक और एडवांटेज बता रहे हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, क्यूबिक यूनिट सेल की टाइप बता रखी होती है, तो उसके बेस पर जेड हमें फाइंड आउट हो जाता है। और कई बार क्वेश्चन में क्या है, इन सम क्वेश्चंस द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज आस्क्ड, कि हमें पूछा जाता है कि इस केस में क्यूबिक यूनिट सेल किस टाइप की होगी, तो हम वहां पर जेड आंसर निकालेंगे। यदि जेड वैल्यू 1 आ गया तो हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, 4 आ गया तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और यदि जेड 2 आ गया तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ एम। एम क्या चीज है, मोलर मास। क्या है, मोलर मास। मैंने आपको बताया भी था और आपने प्लस में पढ़ा भी है कि मोलर मास क्या है, इट इज द कॉमन टर्म्स यूज्ड फॉर एलिमेंट, कंपाउंड और गैस। इन केस ऑफ एलिमेंट the value of molar mass is always equal to atomic mass. In case of compound or gas, the value of molar mass is always equal to the gram molecular mass. तो unit of m, molar mass जो है, its unit should be gram per mole. इसका यूनिट क्या होना चाहिए, ग्राम पर मोल। In case of any element, the value of molar mass किसके बराबर है, atomic mass के। In case of compound or gas, the value of molar mass किसके बराबर है, molecular mass के। डिफरेंस क्या है, जब भी एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास की बात आती है तो उस समय यूनिट क्या होता है, एएमयू। क्या होता है, एएमयू। और मोलर मास की है तो उसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। वैल्यू सेम रहेगी। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23 एएमयू, और मोलर मास है तो वैल्यू सेम 23, लेकिन यूनिट क्या होगा, एएमयू की बजाय ग्राम पर मोल। ऐसे ही NaOH एक कंपाउंड है, यदि मैं उसके मोलिकुलर मास की बात बोलूं तो उसका मोलिकुलर मास कितना है, 23 + 16 + 1 40 एएमयू। और जब मैं बात करता हूं मोलर मास की तो वैल्यू 40 सेम रहेगी, मोलर मास ऑफ NH 40 सेम रहेगी, बट यूनिट एएमयू की बजाय क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। अब चांस की बात है, कई बार क्या है, हमारे को सब्सटेंसेस के मोलर मास ग्राम पर मोल में ना दे के किलोग्राम पर मोल में दिया होता है, तो हमें याद रखना है 1 किलोग्राम पर मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 ग्राम पर मोल। यानी कि ऐसे केस में हम किलोग्राम पर मोल को ग्राम पर मोल में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, ये चीज सॉरी। नेक्स्ट है ए क्या है, एज लेंथ। ए क्या है हमारे पास, एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। द यूनिट ऑफ ए शुड बी सेंटीमीटर। एज लेंथ का यूनिट क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर। लेकिन चांस की बात है, एज लेंथ पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, अंगस्टन किसी में भी दी हो सकती है, तो हमें उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻12 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100। तो यानी कि इसे 10⁻+2 से मल्टीप्लाई किया तो 10⁻10 सेंटीमीटर। तो यानी कि 1 पिकोमीटर में कितना है, 10⁻10 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर, और सेंटीमीटर में क्या होगा, 10⁻7 सेंटीमीटर। 1 अंगस्टन है 10⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में 10⁻8। यानी कि 1 पिकोमीटर है 10⁻10 सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर है 10⁻7 सेंटीमीटर, और 1 अंगस्टन है 10⁻8 सेंटीमीटर। इस तरह से उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत कम दिया होता है, लेकिन यदि दिया हो तो वॉल्यूम रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ए क्यूब को। एंड इसकी वैल्यू जो है, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम ए क्यूब शुड बी सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर। कि हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट क्या है, या तो ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए या मिलीलीटर। और चांस की बात है यदि किसी और यूनिट में हो तो हमें ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है। +1 में आपने पढ़ा है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1000 मिलीलीटर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम उसे सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक बात और, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, कई जहां सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो सकता है, कई जहां मिलीलीटर, दोनों सेम चीज है। इसी तरह से आपने यहां भी देखा था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर मिलीलीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर दोनों सेम चीज है। नेक्स्ट है n0। n0 क्या है, आपके पास अवोगाड्रो नंबर, और +1 में आपने पढ़ा था इसकी वैल्यू फिक्स है। द वैल्यू ऑफ अवोगाड्रो नंबर n0, अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, 6.022 × 10⁻23। एग्जैक्ट वैल्यू ये है, राउंड ऑफ करते हैं तो हम इसे राउंड ऑफ करके 6 × 10⁻23 भी ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलनी है क्वेश्चंस में। अब बात आएगी, ये तो हो गया हमारे पास इससे रिलेटेड। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं डेंसिटी के, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल वाले क्वेश्चन, जिनमें हमारे पास इन सब के अलावा कई बार रेडियस फाइंड आउट करना आ जाता है क्वेश्चन में, कई बार नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे,
उसे फाइंड आउट करने के लिए वी शुड फर्स्टली नो दैट द क्यूबिक यूनिट सेल इज ऑफ विच टाइप, यानी कि पोर्शन सिंपल क्यूबिक का है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का है या बॉडी सेंटर्ड का है। इन केस गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं गिवन है तो हम ऐसे क्वेश्चन में जेड वैल्यू निकालेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि यूनिट सेल की टाइप क्या है। यदि जेड वैल्यू 1 है तो सिंपल क्यूबिक, 4 है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक या सम क्लोज पैकिंग, और यदि 2 है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज रेडियस और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पे फाइंड आउट करने में है। टू फाइंड आउट रेडियस को स्मॉल आर से शो कर रहे हैं और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस स्मॉल डी। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमें पता चल गया कि यूनिट सेल हमारी सिंपल क्यूबिक है, तो फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जेड वैल्यू 1 है। जेड गिवन हो तो टाइप पता चल जाता है, टाइप गिवन हो तो जेड पता चल जाता है। अब हम जानते हैं, हमने परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी की डेरिवेशन की, तो वहां हमने सिंपल क्यूबिक में फाइंड आउट किया था a इज इक्वल टू 2r, यानी कि एज देन 2 टाइम्स रेडियस, तो r कितना हो जाएगा a/2। एफसीसी में Z4 था, वहां पढ़ा था हमने a इक्वल टू 2√2r, तो r कितना आ जाएगा a/2√2। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, Z वैल्यू 2 है, तो a इक्वल टू 4/√3r, तो यहां से r कितना आ जाएगा √3/4a। अब बात आती है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये क्या चीज है? यानी कि जितनी एज लेंथ है उसका हाफ। टाइप देखिए और टाइप के बाद फार्मूला ये रहा। कई बार हमें पूछते हैं फाइंड आउट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, इसे मानने के लिए, इसे जूम करने के लिए आप इसे अपनी तरफ से मान सकते हैं, दिस इज डायमीटर। और मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं डायमीटर क्या है, इट इज 2 टाइम्स रेडियस, यानी कि जितना रेडियस की वैल्यू है उसका 2 टाइम्स कर दीजिए। तो यहां हमारे पास रेडियस निकला हुआ है, हमें डायमीटर चाहिए, तो इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई, तो r कितना है a/2, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया a, यानी कि d वैल्यू क्या होगी a के बराबर। यहां r कितना है a/2√2, तो d वैल्यू क्या होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 2 कैंसिल हो जाएगा a/√2। ऐसे r कितना है √3/4a, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक में d कितना होगा √3/2a। तो याद रखिएगा सिंपल क्यूबिक में a 2r के इक्वल, r a/2, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d कितना होगा a के बराबर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक a कितना है 2√2r, r कितना होगा a/2√2, और d कितना होगा a/√2। फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक a कितना है 4/√3r, r कितना है √3/4a, और d कितना है √3/2a। बस इन चीजों को, रेडियस और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें क्यूबिक यूनिट सेल की टाइप पता होनी चाहिए या जेड वैल्यू। टाइप पता है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, तब भी बता सकते हैं। और यदि जेड वैल्यू पता है तो जेड वैल्यू इंडिकेट करते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल की टाइप क्या है। जेड वैल्यू 1 मीन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, 4 मीन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और 2 मीन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब बात आती है इसके अलावा इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, वहां एक स्पेशल टर्म होती है इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक डिस्टेंस है क्या? इट इज द सम ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन। कैटायन और अनायन के रेडियस को जब हम सम करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो ये याद रखना है इन केस ऑफ NaCl और रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास लिखा आता है ए कंपाउंड हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ए कंपाउंड हैज रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर? तो NaCl में कौन कौन से आयन है? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या है? इट इज द सम ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड अनायन। तो कैटायन कौन सा होगा? Na पॉजिटिव, अनायन कौन सा होगा? Cl नेगेटिव। इन दोनों के रेडियस का सम, तो R Na पॉजिटिव प्लस R Cl नेगेटिव। यहां पर इन टाइप्स में क्या होगा? इट इज इक्वल टू a/2, यानी कि एज लेंथ के हाफ के बराबर होगा। इन केस ऑफ सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ जाता है, मेंशन आता है, फाइंड आउट इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो यहां आयन कौन से हो गए? CS पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यानी कि सीजियम आयन, क्लोराइड आयन। इन दोनों के रेडियस का सम, तो इन दोनों के रेडियस का सम कितना लेना है? √3/2a। इन केस ऑफ ZnS टाइप स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर, तो जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर में कैटायन कौन सा है? Zn+2, अनायन कौन सा है? S-2 सल्फाइड आयन। इन दोनों के रेडियस का सम, तो रेडियस ऑफ Zn+2 प्लस रेडियस ऑफ S-2, ये क्या होगा? इंटर आयनिक डिस्टेंस। और ये कितना है? √3/4a। इसे आप लर्न करेंगे हमारे पास, क्लियर है चीज? तो ये इंटर आयनिक डिस्टेंस है क्या? सम ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड अनायन।
कैटायन और अनायन के रेडियस का सम। बच्चे इन सभी पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये हमारे पास सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, डेंसिटी से रिलेटेड किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, यानी कि डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल से रिलेटेड हमारे पास किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यूनिट्स होने चाहिए। यदि वो हमारे यूनिट सही हैं, इनके अनुसार हैं, then we will get the actual answer, we will get the correct answer. Otherwise, there will be error in our answer. Okay, students. उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर फर्दर जितनी भी अपडेट्स हैं उन्हें पाने के लिए, नए वीडियोस को ऑब्टेन करने के लिए आप मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कालड़ा उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।